नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण हर चैप्टर को इसमें कवर किया गया है जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। तो ये कहाँ का? ये शिवपुरी अभ्यारण्य, जो शिवपुरी अभ्यारण्य है यहाँ का ये आम पक्षी है। और पैराडाइज फ्लाई कैचर को क्या बोलते हैं? दूधराज। ये भी याद रखिएगा, दूधराज और साहे बुलबुल, साहे बुलबुल। और ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज है, साहे बुलबुल, और इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। और यदि शिवपुरी अभ्यारण्य की बात करें, शिवपुरी अभ्यारण्य को क्या बोला जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये सारे फैक्टों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था? तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ये कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का विभाजन जब हुआ था मध्य प्रदेश से, उसके बाद ये वर्तमान स्वरूप में अभी तक है। और यदि मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 231। 230 विधानसभा से चुने आते हैं और एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को। यदि लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे कितनी सीटें? 29 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडल को संभाग भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10। और जिलों की संख्या कितनी है? 52। ये भी याद रखिएगा। सबसे जो अभी नवनिर्मित जिला है वो निवाड़ी जिला है, 52वां जिला। और यदि हम संभागों की बात करें तो संभाग कौन कौन से हैं? तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पर पाए जाते हैं? तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पर पाए जाते हैं? भीमबेटका में। कहां पे पाए जाते हैं? भीमबेटका में। और इसकी खोज किसने की थी? बीएस वाकड़कर ने की थी। नाम याद रखिएगा, बीएस वाकड़कर। ये पुरातत्ववेत्ता थे। और इनमें जो अधिकांश शैलचित्र है ये मध्य पाषाणकालीन है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो किस वंश के राजा के दरबार में? ये शुंग वंश के राजा, शुंग वंश का शासन था। उस समय राजा भागभद्र के 14वें वर्ष में उनके विदिशा स्थित दरबार में होलियोडोरस उपस्थित हुआ था। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो होलियोडोरस है ये विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की भी स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो उज्जैन में किस राजा ने? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने 5 वेधशालाएं और का निर्माण करवाया था। वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो उज्जैन हो गई, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। इस तरह से 5 जगहों पर जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। और मिंटो हॉल कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित। यह पुराना विधानसभा भवन है। और इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण जो हुआ था, किसने कराया था? नवाब सुल्तान जहां बेगम ने कराया था। और इसका जो आधारशिला रखवाई थी वो वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा रखवाई गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में दिखाया गया है? तो ये कौन है? तो खजुराहो का जो उल्लेख है वो अल-बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे पे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में दिखाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में रही है? तो कौन सी रही है? ये शिवपुरी। शिवपुरी जो है वो सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में रही है।
ये भी याद रखिएगा। और सिंधिया वंश के का संस्थापक कौन है? इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधिया, ये भी नाम याद रखिएगा। क्या था? राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर किसका नियंत्रण था? तो ये सातवाहन वंश। किसका था? सातवाहन वंश का तीसरी शताब्दी के मध्य नियंत्रण था। और सातवाहन काल में अमरावती व नागार्जुन कोंडा जो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और यदि सातवाहन वंश के प्रमुख प्रतापी राजा की बात करें तो ये कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे इस वंश के सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक रहे। नेक्स्ट देखते हैं, ताजुल उल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ताजुल उल मस्जिद का निर्माण कराया था, ये किसने कराया था? ये शाहजहां बेगम ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने। और उस समय जो था, किसके समय? बहादुर शाह जफर के शासनकाल में था। बहादुर, उस समय किसका समय था? वो बहादुर शाह जफर था। और निर्माण किसने कराया था? शाहजहां बेगम, ये नाम याद रखिएगा। शाहजहां बेगम के द्वारा ताजुल उल मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और इस मस्जिद को मस्जिदों का ताज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्जिदों का ताज, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य भारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। मध्य भारत नहीं है, यहाँ पे महाभारत है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया था। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी के राजा थे? तो कौन चंदेरी के राजा थे? वो थे राजा शिशुपाल। कौन थे? राजा शिशुपाल उस समय चंदेरी के राजा थे। और चंदेरी शहर जो है मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल की राजधानी भी रही है। चंदेरी शहर को राजधानी बनाया था इन्होंने। और यह वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अशोकनगर जिले में। चंदेरी काफी प्रसिद्ध शहर है, यहाँ की साड़ियाँ वगैरह काफी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो वर्ष 1923 का ध्वज सत्याग्रह है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर, कहाँ पे? जबलपुर में आयोजित किया गया था। और जबलपुर से संबंधित एक फैक्ट और है, यहाँ पे जो 1993 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो जबलपुर के कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। ये भी याद रखिएगा, जबलपुर के त्रिपुरी में नामक स्थान पे हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान जो है वो चित्रकूट में स्थित है। तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। और इस संस्थान में 6000 से अधिक भक्ति मार्गी पुस्तकें हैं और 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का भी संग्रह यहाँ पे रखा गया है, तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? तो ये मांडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मांडू धार जिले में स्थित है, जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी रही है? तो प्राचीन काल में जो आगर मालवा है ये परमार वंश की राजधानी रही है। किस वंश की? परमार वंश की राजधानी रही है। और कालांतर में इन्होंने उज्जैन को और बाद में इन्होंने इनकी राजधानी कहाँ रही? धार जिले को, धार जिले में इन्होंने स्थानांतरित की थी। और परमार वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्मी की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह रही है? गर्मी की छुट्टियों में जो मुगलों की लोकप्रिय जगह, घूमने वाली जगह कौन सी रही है? तो वो आगर मालवा रही है। कौन सी रही है? आगर मालवा रही है। और आगर मालवा क्यों रही है? क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ जो रात्रि का तापमान होता था वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होता था, इसलिए गर्मी की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये मंडला की रानी थी। कहाँ की? मंडला की रानी थी।
और रानी दुर्गावती जो थी वो कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ था और ये बहुत ही महान शासिका भी रही हैं। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार जो है गढ़मंडला पर था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेंधवा किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा के किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो ये भीमा नायक। सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। और यदि भीमा नायक का जन्म किस जगह? तो पश्चिमी निमाड़ के पंचमोहली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सभी को पता है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ये चंदेल शासकों ने कराया था। और इनके निर्माण काल का समय क्या रहा है? 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी। ये भी याद रखिएगा, 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और यह कहाँ पे है? ये छतरपुर जिले में है। और चंदेलों ने अपनी राजधानी के रूप में इसे बनाया, बाद में महोबा स्थानांतरित कर दी थी। और उस समय लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। हालांकि वर्तमान में 30 ही मंदिर बचे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये नहीं है, यहाँ पे देखते हैं अन्य ऑप्शन। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 308,252 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 308,252 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था जो मध्य प्रदेश। और 2000 बाद में जब छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था तो दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। और पहला राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला राज्य है वो राजस्थान है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। और विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश पहला राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है और मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये किस पठार को? मालवा के पठार को बराबर भागों में बांटती है। मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। और उसमें कुछ फैक्ट और देख लीजिएगा, जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत की बात करें, यदि भारत की बात करें तो भारत को भी लगभग बराबर भाग में बांटती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो 14 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब है वो कौन सा है? बड़ा तालाब। ये कहाँ है? भोपाल में स्थित है। भोपाल में, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा कराया गया था। और अधिक बड़े तालाबों के कारण इसे, जो भोपाल को है वो झीलों का शहर भी बोला जाता है। किसे? झीलों का शहर। और जो बड़ा तालाब को इसे राजा भोज झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, राजा भोज झील। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक जो अभियान था वो 2006 में 2 अप्रैल 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को तोड़ने पर विचार हुआ है? तो जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों को एक सकरी पट्टी द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है और यह देश का पहला प्रयास है। 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने का यह देश का पहला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में भारत मौसम विभाग IMD का एकमात्र कार्यालय किस जिले में है? तो राज्य में जो भारत मौसम विभाग की शाखा कहाँ पे स्थित है? वो इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंदौर में, जिसमें वर्षा की जानकारी, मानसून, जलवायु सेवाएं, चक्रवात इत्यादि की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं,
मध्य भारत की चट्टानों में कौन सी सीरीज कहा जाता है? मध्य भारत की चट्टानों को कौन सी सीरीज कहा जाता है? तो मध्य भारत की चट्टानों को कडप्पा सीरीज, कडप्पा क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जिले आते हैं वो कौन कौन से? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यदि हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो जो ये वाला क्षेत्र होता है, ये जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी इत्यादि का क्षेत्र आता है, कडप्पा की चट्टानों की सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो हमें सभी को पता है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं, जिससे उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्र के बीच में तापमान में वृद्धि होने लगती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश को बराबर भागों में विभाजित करती है और 14 राज्यों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को कहा जाता है। किसको? ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को कहा जाता है। भारत में इस विशेष क्षेत्र में राजवंशों ने, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, परमार वंश, चंदेल, बुंदेला इत्यादियों का शासन रहा। और देश में मध्य में स्थित होने के कारण राज्य को भारत का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये हमने देखा अभी, ये कर्क रेखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। इनके जिलों को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है और ये कितनी है? 1352 मीटर ऊंचा है, ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो महादेव पचमढ़ी में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है? महादेव पचमढ़ी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्याचल समूह का। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्याचल समूह का भाग है। और जो विंध्याचल समूह है ये राजस्थान के अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण के में बिहार के राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत है। और जो मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग है वो इसी क्षेत्र में आता है, विंध्याचल समूह। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के पहाड़ पर स्थित है। और सतपुड़ा महादेव पहाड़ी के सुहागपुर तहसील में स्थित है। कहाँ पे? महादेव पहाड़ी के सुहागपुर तहसील में स्थित है। यहाँ पर स्थित जो धूपगढ़ है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, एकमात्र हिल स्टेशन यहाँ पे स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, इसे दक्षिण का द्वार बोला जाता है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो मृदा विज्ञान संस्थान है यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक के रूप में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, किसके सहायक के रूप में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो इनमें से किसका? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। मध्य प्रदेश में जो मालवा का क्षेत्र है वो उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यही कारण है कि वहाँ पे मालवा के क्षेत्र में अधिकतर जो मिट्टी पाई जाती है वो किसकी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं।
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक को स्वीकृति प्रदान की गई है और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। और इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 25 अगस्त 2005 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई, केन बेतवा लिंक को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हनुमंतिया द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है? तो किस बांध के जलाशय में? तो हनुमंतिया द्वीप जो है इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। कौन किसके? इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। और इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तैयार किया जा रहा है। और इसे भारत का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत का यदि स्विट्जरलैंड के नाम से बोले तो ये हनुमंतिया टापू है। और इस टापू के चारों तरफ समुद्र की तरह फैले प्राकृतिक सौंदर्य स्थित है, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को क्या कहा जाता है? पचमढ़ी के अप्सरा फॉल को क्या कहा जाता है? तो ये फेरी फॉल्स, क्या कहा जाता है? फेरी फॉल्स कहा जाता है। और पचमढ़ी कहाँ है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि मध्य प्रदेश की छत बोला जाए तो किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। नेक्स्ट देखते हैं, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। कौन से पर्वतमाला में स्थित है? शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ जो है कौन से पर्वतमाला में स्थित है? तो ये विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। और यदि बांधवगढ़ पहाड़ियों की बात करें, बांधवगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो कौन से जिले में? उमरिया जिले में। तो ये भी याद रखिएगा, उमरिया जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, बेत्रवती नाम किस नदी को दिया गया है? बेत्रवती नाम किस नदी को दिया गया है? ये बेतवा नदी को दिया गया है। किस नदी को? बेतवा नदी को दिया गया है। और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है ये रायसेन के कुमरा गांव में है। रायसेन के कुमरा गांव से होता है, जो कि विदिशा, भोपाल, झांसी, ललितपुर बहते हुए, और ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक जगह में यमुना नदी में मिल जाती है। और ये कुल कितना? 480 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। कितना? 480 किलोमीटर का। और यदि हम शहरों की बात करें तो इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? जो प्रमुख शहर हैं वो सांची है, बेतवा है, विदिशा है और ओरछा है। ये बेतवा नदियों के किनारे है। जैसे देखते हैं, एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा संभरण है। सबसे बड़ा संभरण है तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित जो इंदिरा सागर बांध है स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जल संभरण है। इंदिरा सागर बांध नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 23 अक्टूबर 1984 को। इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है? तो संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ जो मिलता है वो किस जिले को? विदिशा जिले को मिलता है। किस जिले को मिलता है? विदिशा जिले को मिलता है। और इस परियोजना का जो लोकार्पण हुआ था 2013 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सीमा बनाती है वो चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो जाना पाव पहाड़ी, महू के पास जाना पाव पहाड़ी से होती है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? चंबल का चरमावती बोला जाता है। चरमावती चंबल को बोला जाता है। और चंबल नदी जो है उत्तर और मध्य भाग में राजस्थान के कोटा और धौलपुर से मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। यदि हम यहाँ पे नक्शे पे देखें तो यदि भारत का मध्य प्रदेश का नक्शा, तो ये महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती हुई ऐसे निकलती है और ये मध्य प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान इसकी सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राणा प्रताप सागर
परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसे 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में इस परियोजना को स्थापित किया गया था। और इसको जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 172 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शहरों को झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है उसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ लगभग 17 झीलें हैं, जिसमें लोअर लेक और अपर लेक जो झील है वो शहर का, भोपाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, झीलों का शहर बोला जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी पर जल चूलिया जल झरने पे गिरता है। तो मध्य प्रदेश के किस नदी का जल, तो ये चंबल नदी का जल है, वो ये कहाँ पे गिरता है, चूलिया झरने में गिरता है और 18 मीटर ऊंचाई का झरना इसमें बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखें तो ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती बिल्कुल पश्चिम की ओर बहती है। यदि हम नक्शे की बात करें मध्य प्रदेश का यदि नक्शा बनाए हम, तो जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा के पैरेलल बहती है पश्चिम की ओर, ये सही हो जाती है। चंबल नदी उत्तर की ओर, जानापाव पहाड़ी से वैसे उत्तर की ओर बहती है। वैनगंगा नदी ये पूर्व की ओर नहीं बहती, वैनगंगा नदी ये पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर बहती है। बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है, तो ये भी सही है, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पे जो वैनगंगा नदी है ये दक्षिण की ओर बहती है, ना कि पूर्व की ओर, तो ये भी याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो ये वन अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, जबलपुर में है। कहाँ पे है, जबलपुर में, याद रखिएगा। और यदि हम वन अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात करें तो ये देहरादून में स्थित है। और क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा इसका संचालन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF की शुरुआत कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में, अप्रैल 1973 में। और भारत के राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया था, टाइगर को। और मध्य प्रदेश में 6 संरक्षित क्षेत्रों का चयन इस योजना के तहत किया गया था। मध्य प्रदेश का जो ऑपरेशन टाइगर है 1973 में शुरू किया गया था। और सर्वप्रथम 1973 में ही कान्हा किसली नेशनल उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया था, तो 1973 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाया जाता है। तो जो डॉल्फिन पाया जाता है ये चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाया जाता है। कहाँ, किसके, चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाया जाता है। और चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, मुरैना जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1978-79 में हुआ था। और ये अभ्यारण्य जो है, इस अभ्यारण्य में घड़ियाल डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित करने की कितनी संख्याएं हैं, तो ये 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। और ये 7 कौन से हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी और रातापानी, ये 7 को याद रखिएगा। और ये 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी राष्ट्रीय स्तर पर, 1 अप्रैल 1973, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश की जो पचमढ़ी है, इसे क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अत्यंत रमणीय स्थल है, ठंडा स्थल है। और यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल हैं, 5 पांडव गुफा, जटाशंकर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है, तो ये भी याद रखिएगा।
ये मध्य प्रदेश और सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो कौन सा है? धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना ये मंडला जिले में, कौन से जिले में? मंडला जिले में। मंडला जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है। और मध्य प्रदेश का ये राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क के लिए विख्यात है, जो भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? तो 4 है, उसमें से एक ये है, मंडला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो जो एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए कूनो, कौन सा अभ्यारण्य है? कूनो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1981 में इसे एक वन अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो 1981 में कूनो अभ्यारण्य को क्या किया गया था? वन अभ्यारण्य। और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुल 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यास्त पॉइंट बामनी दादर के रूप में जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान पार्क में है? तो यह जो है सूर्यास्त पॉइंट बामनी दादर, ये कहाँ है? ये कान्हा किसली, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का ये सबसे खूबसूरत स्थान है। यहाँ का जो मनमोहक है, सूर्यास्त के समय पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। और यहाँ से सूर्य के अस्त होने का जो दृश्य है बहुत ही रमणीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, इसलिए यहाँ पे पर्यटन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने जाते हैं। तो सूर्यास्त पॉइंट बामनी दादर कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? ये श्योपुर जिले में है। जो कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? श्योपुर जिले में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। और यदि भारत की बात करें तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब? 1972 में। ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब? 1972 में। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। कब पारित किया गया था? 1974 में मध्य प्रदेश का, और भारत में 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष जैव विविधता का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है? तो जैव विविधता का गठन मध्य प्रदेश में किस वर्ष किया गया है? 2001 में। कब किया गया है? 2001 में। एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जैव विविधता विभाग का गठन, जैव विविधता विभाग का गठन कब किया गया है? 2001 में। और यदि यहीं पे बात करें जैव विविधता बोर्ड का, जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो ये 11 अप्रैल 2005 में किया गया है। तो याद रखिएगा कब किया गया है? 11 अप्रैल 2005 में। इस तरह से हमने आज हमने मध्य प्रदेश के 60 क्वेश्चनों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये प्रश्न दिखेंगे। इसी तरह से हम मध्य प्रदेश की और वीडियोस लाके मध्य प्रदेश के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसकी लिंक और लोगों को भी मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के एक और लेक्चर के साथ। धन्यवाद।